सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग किसी चीज़ के बारे में नहीं, ये ब्लॉग मेरा बेसिकली वीज़ा के बारे में है। जो लोग ट्राई कर रहे हैं यूरोप शिफ्ट होने के लिए, उनके लिए बेसिकली। तो इसमें मैं वीज़ा टाइप के बारे में बात करूँगा। तो जिन्होंने मेरे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आए हैं, वेलकम टू माय ब्लॉग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। फर्स्ट थिंग है, तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो यूरोप में जॉब करना चाहते हैं या फिर यूरोप में रहना चाहते हैं, उनके लिए है। बेसिकली फर्स्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आप बाहर शिफ्ट होना चाहते हो किसी बाहर कंट्री में, तो चुनो ऐसी कंट्री जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग हो। और यूरोप की ऑलमोस्ट यूके छोड़कर बाकी कंट्रियों में इंग्लिश स्पीकिंग इतनी है नहीं। मतलब है तो बातें तो करते हैं, लेकिन बेसिकली जब आप बाद से 10 साल बाद, 12 साल बाद, भाई जो पैसे कमाने आए हैं उनका ठीक है। मतलब जो लोग यहीं पर आगे रहना चाहते हैं, 10-12 साल बाद दिक्कत आती है, क्योंकि आप लैंग्वेज में इतने फॉरवर्ड नहीं हो पाते हो यहाँ की। जैब जो कर लो, कुछ लोग कर भी लेंगे भाई, अगर आप अच्छे लर्नर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये डिपेंड करता है आप पे। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा, मैं बोलूँगा, अगर जो लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं, तो आप ऐसी कंट्री चुनो जहाँ स्पीकिंग इंग्लिश हो। तो वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। और बाकी अगर आप स्टिल वहाँ आना चाहते हो तो वेलकम है भाई, क्योंकि मैं भी आया हूँ ऐसी कंट्री में जहाँ स्पीकिंग है। राइट, मैं हूँ सल्वेनिया में इस टाइम। यहाँ पर इंग्लिश का मामला वैसे ही है, ऐसा है। तो मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन वो प्रिफर करते हैं आप उनकी लैंग्वेज। प्रिफर का मतलब ये है कि आप, वो ऑफिस में सारे ऑफिशियल में वही बोलेंगे अपनी लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट उनकी लैंग्वेज में, बिल्स उनकी लैंग्वेज में, कॉन्ट्रैक्ट उनकी लैंग्वेज में। तो फिर भाई आपकी लैंग्वेज का बचा ही क्या। मेन चीज़ें तो यही होती हैं। खैर, जो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो मैं पहले बता दूँ, यूरोप में कुछ कंट्रियाँ, यूरोप बहुत बड़ा है, बट यूरोप में कुछ कंट्रियाँ शेंगन कंट्रियों में आती हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो इन कंट्रियों में आओ, क्योंकि इनके जो बॉर्डर आपस में अटैच हैं। और उससे सबसे बड़ा ये है कि इनका एक खुद का नेटवर्क बन गया है। तो जब आप कभी ट्रैवल करते हो, आप घूमने जाते हो यहाँ से वहाँ, मान लिया जर्मनी से ऑस्ट्रिया जा रहे हो, तो आपको इंटरनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, मतलब इंटरनल बॉर्डर आप क्रॉस कर लोगे, आपको वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिटीजनशिप के सिटीज़न के लिए है ये। और जिनके पास रेजिडेंट परमिट और टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट है, उनके लिए भी यही ऑफर है पूरी तरह से। तो अब बात करते हैं पहले कि वीज़ा अप्लाई कैसे किया जाए। तो उसका सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ा ये है, देखिए यहाँ कई तरह के वीज़ा होते हैं। बेसिकली ये दो तरह के हैं बेसिकली, और आप इसको तीन तरह का भी कह सकते हो। तीन तरह के भी, दो तरह के। तो अप्लाई करने का सिस्टम अपने के इंडिया में तो ये है कि आपको वीएफएस ऑफिस जाना पड़ता है। खैर खैर, जब मैं आया था तो उस टाइम कोविड का सीन था, मतलब कोविड की जगह जा चुका था लास्ट ईयर। तो वीएफएस ऑफिस अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा था, तो मेरी अपॉइंटमेंट डायरेक्टली एम्बेसी में थी। तो मैं एम्बेसी के थ्रू डायरेक्टली एम्बेसी गया था। और वीएफएस भी मैं जा चुका हूँ, क्योंकि इससे करीबन 2 साल 3 साल पहले मैंने वहाँ अप्लाई किया था वीएफएस ऑफिस में। तो वीएफएस तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही ठीक ठाक, क्या बोलूँ उसके बारे में। वो ऐसी एक जगह है जहाँ आपको जाके फंसना है ना, हर चीज़ के पैसे लेते हैं, ये बहुत ही ख़राब है हर चीज़ के। और कहीं कहीं वो चीज़ें अच्छी भी हैं, क्योंकि आप चाहो तो वहाँ पर घर बैठे आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन वो करवा लेंगे। फिर वो डिपेंड करता है एम्बेसी में, मेन मामला आना एम्बेसी में घूम फिर के। वीएफएस एक सोर्स है बस, वो डॉक्यूमेंट जमा करता है, एक तरह से समझ लो। वो आपके सारे पेपर सबमिट करेगा और फिर वो एम्बेसी को भेजेगा, फिर आपकी अपॉइंटमेंट सेट की जाएगी, जो आपको वीएफएस की वेबसाइट पे ही मिलेगी। लेकिन आपको जाना पड़ेगा एम्बेसी उसके लिए भी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने लिस्ट बना रखी है, थोड़ा वर्क किया है मैंने सोचा कि अब बता ही रहा हूँ तो ढंग से ही बता दूँ आप लोग को, थोड़ा ठीक ठाक। तो शेंगन कंट्री में आपकी कुल यही करीबन 26 कंट्रियाँ हैं, जिसमें रिसेंटली अभी क्रोएशिया 27वीं कंट्री जुड़ा है लास्ट ईयर। तो मैं यहाँ पर था जब वो जुड़ा है।
मैं उस चीज़ का हिस्सा नहीं था, लेकिन हाँ वो जुड़ गया है। तो अब पहले वहाँ पर बॉर्डर पे पासपोर्ट और ये सब चेक होता था, अब नहीं होता। अब वो पर बॉर्डर खुले हैं। तो जो शेंगन कंट्री हैं वो आपकी अब 27 हो गई हैं। तो 27 में आपकी ऑस्ट्रिया है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, ये आपकी इटली है, एस्टोनिया है, लातविया है, स्पेन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया है, डेनमार्क है, हंगरी है, माल्टा है, स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, नॉर्वे है, ग्रीक है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, और क्रोएशिया है। शायद एक दो में मिस कर गया हूँगा। तो भाई वो आप देख लेना, क्योंकि कंट्रियों में क्या है, वो तो भाई कभी भी जुड़ जाती है, कभी भी हट जाती है। तो ये सीन है। तो इन कंट्रियों में सबसे अच्छा फ़ायदा है, सबके प्रोसेस एक हैं, इन लोग का आपस का नेटवर्क और डाटाबेस सिस्टम भी एक ही है ऑलमोस्ट। शेंगन कंट्रियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर तुम यहाँ किसी भी कंट्री में आ जाओ, शेंगन कंट्री में पहले, और फिर तुम किसी कंट्री में ट्रैवल करना, मतलब बाद में बाहर दूसरी कंट्री में जाना पड़ता, तो ईजी है आपके लिए, क्योंकि उनका डाटाबेस सब है। अगर आपने क्राइम भी किया उस कंट्री में और यहाँ आके आप सोच रहे हो कि यहाँ आके दूध के धुले बन जाओ, तो ये नहीं हो पाएगा। उनके पास डाटाबेस है, सब अटैच है, इवन पूरी फोर्स समझो एक ही तरह के हैं। तो ये सीन है बेसिक। अब ना हम लोग आते हैं भाई वीज़े पे। वीज़ा जो इम्पोर्टेंट थिंग है, सबसे पहले आप वीज़ा, यहाँ पर आप तो एक तो टूरिस्ट वीज़ा हो गया जो सी वीज़ा के अंदर आता है। वीज़ा कैटेगरी यहाँ बेसिकली दो होती है, लोग कहते हैं तीन है। तीसरी वाली तो खैर सभी को पता होता है, ट्रांजिट वीज़ा है वो। उसकी ए वीज़ा इज ट्रांजिट वीज़ा, एयरपोर्ट वीज़ा। उसका कोई काम ही नहीं है भाई, जो बसने आ रहा है वो क्या करेगा उसका। खैर लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांजिट वीज़ा है, सी वीज़ा है, और एक डी वीज़ा है। तो बेसिकली सी वीज़ा दो तरह के लोगों को मिलता है। एक मिलता है टूरिस्ट को, इसकी वैलिडिटी होती है 90 डेज़। तो अगर 90 दिन तक आप घूमना चाहते हो, 90 दिन से ऊपर ये नहीं होता, ये एक्सटेंड भी नहीं होता। सबसे बड़े कारण, अगर 90 दिन में आप यहाँ हो और 90 दिन बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ के वापस जाके फिर आप वापस आओ ठीक है, लेकिन ये एक्सटेंड नहीं होता। तो सी वीज़ा ये टूरिस्ट वीज़ा होता है। दूसरा वीज़ा होता है डी वीज़ा, ये बिजनेसमैन रिलेटिव्स को मिलता है, डी वीज़ा। तो रिलेटिव्स बिजनेसमैन को मिलता है डी वीज़ा। और सी ही वीज़ा के अंदर आप चाहो तो वर्किंग वीज़ा भी हो जाता है, वही वही आपका वर्किंग वीज़ा भी एक तरह से। तो सी वीज़ा के लिए अगर आप टूरिज़्म के लिए आ रहे हो, तब तो आपको पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और 3 महीने तक का ऐसा कुछ सीन है, लास्ट पेज होने चाहिए कुछ इतना। मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने उसके टूरिज़्म का। और अकाउंट में धनराशि होनी चाहिए, जो वो चेक करते हैं, रिटर्न और आउट गोइंग ऑन कमिंग और रिटर्न टिकट्स होने चाहिए आपके पास, और रिकमेंडेशन होना चाहिए। और बैंक में कुछ बैलेंस चेक करते हैं, क्योंकि आप पर डे कुछ खर्च करते हो, उसके हिसाब से वो कितने दिन आप स्टे करने वाले हो वो देखते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई, सी वीज़ा के अंदर ही आता है। अगर आप टूरिज़्म के लिए आ रहे हो तो बढ़िया है। फिर आता है आपका डी वीज़ा। डी वीज़ा में वो लोग अप्लाई करते हैं जैसे जिनके लाइक पति यहाँ रहता है, बीवी वहाँ रहती है, वो सिटीज़न हो यहाँ का तब, यूरोपियन नेशन का। या फिर बीवी बीवी यहाँ रहती है, पति वहाँ रहता है, मतलब जिन्होंने मैरिज की हुई थी आउट ऑफ कंट्री, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनको डी वीज़ा मिलता है। डी वीज़ा उनके लिए, मैं बेसिकली डी वीज़ा यू कैन से ऑल्सो स्पाउस वीज़ा। तो स्पाउस वीज़ा है वो डी वीज़ा। उसकी वैलिडिटी 90 दिन से लेकर के 1 साल तक हो सकती है, वो एक्सटेंड हो सकता है, पर उसके भी कुछ केसेस हैं। तो ये सीन है। तो जो यहाँ मूव होना चाहते हैं, और इसका सबसे, अब मूव होने का सबसे बढ़िया तरीका है जॉब। जॉब आप सर्च करो, मैं कुछ वेबसाइटों के नाम लगा दूँ, लिख दूँ, डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, सॉरी अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब है। फिर उसके बाद बिजनेस है, बिजनेस आप कर सकते हो बाहर। तो यही दो रीज़न है। मैं बात करता हूँ जॉब वाले का। जॉब वाले में क्या होता है कि आप अप्लाई करते हो, इंटरव्यू क्रॉस होने के बाद यहाँ का जो
आप एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजता है और वो डॉक्यूमेंट एम्बेसी भी भेजता है। तो आपका इंटरव्यू एम्बेसी में होता है। इंटरव्यू है नहीं उसमें कुछ, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, क्या कहते हैं, पासपोर्ट, फ़ोटो, टिकट्स एंड ऑल दैट, और हेल्थ इंश्योरेंस, पुलिस वेरिफिकेशन। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस, पुलिस वेरिफिकेशन। तो वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन जो नॉर्मल होता है, ठीक है। उसके बाद आपको उस पर अपोस्टिलाई करवाना पड़ता है, अपोस्टिलाई ऐसे समथिंग कुछ कहते हैं उसको, वो कराना होता है। वो मोहर होती है, वो आपको लगवानी होती है, उससे इंटरनेशनली वैलिड हो जाता है वो पेपर। तो वो ज़रूर कराना पड़ता है उसके बाद आपको अपोस्टिलाई। फिर आप जब किसी ऐसी कंट्री में आते हो तो सबसे पहले आप जब यहाँ पर लैंड, तब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। जब यहाँ से एम्प्लॉयर वगैरह उसकी डिटेल सब सही रही और आपकी डिटेल सब सेम रही, तो वही जाहिर सी बात है, तब आपको वीज़ा मिल ही जाएगा। वर्किंग वीज़ा 1 साल का होता है, अब हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और ब्लू कार्ड आपका 2 साल का होता है। वर्किंग वीज़ा में ये है कि आप जब भी अगर आप एम्प्लॉयर चेंज कर रहे हो तो आपको जाके वहाँ पर अपना नया एम्प्लॉयर का डिटेल डलवानी पड़ेगी। तो आप वहाँ फिर उसको सबमिट करके फिर आप घर पे आराम करो। वहाँ से मेल आएगी या कॉल तो आएगी, कॉल आती है कंफर्म। तो आपका एक और वीज़ा है, एक और वीज़ा क्या है, एक और एक और तरीका है आपको बाहर आने का। बेसिकली आप स्टडी के थ्रू आ सकते हो। आप स्टडी ज्वाइन करें आप किसी भी कंट्री में, यूरोप, और फिर उसके थ्रू आप आ सकते हो बाहर। ये भी एक अच्छा है, आपकी पढ़ाई भी हो जाती है और लैंग्वेज भी आप सीख जाते हो। ये बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई भी हो जाती है, लैंग्वेज भी सीख जाते हो आप, और ऊपर से फिर उसके बाद तो आप जैसी आपकी मर्ज़ी, आप रहना चाहो रहो, आप जाना चाहो जाओ, आप चाहो तो जॉब करो। उसका क्राइटेरिया मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसमें शायद कुछ अमाउंट जमा करवाना पड़ता है बैंक में, हॉस्टल फीस और ये सब फीस हैं। वो मेरे को पता नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो बेसिक है, लेकिन वो एक अच्छा तरीका किसी भी कंट्री में शिफ्ट होने का। एग्ज़ाम होता है शायद, हाँ उसका भी एग्ज़ाम होता है फिर उसके बाद। खैर, तो बात बेसिकली ये है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो और क्या कहते हैं, जॉब आपकी लग गई है और आपका वीज़ा कंफर्म हो गया, तो 2-3 काम सबसे पहले आपको अपने, जो चीज़ आप भूल गए, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पे अपोस्टाइल करवाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाद में वो वैलिड नहीं होते, फिर आदमी को बहुत परेशानी होती है यहाँ से वहाँ। और पुलिस वेरिफिकेशन पे अपोस्टाइल करवाइए, उसको ट्रांसलेट करवाइए जिस लैंग्वेज। और मैं कहूँगा ट्रांसलेट इंडिया में मत कराइए, क्योंकि इंडिया में क्या, वो अपोस्टाइल की कई सारी वेबसाइटें हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर। कुछ अच्छी हैं, कुछ ख़राब हैं। मैं, मुझे पता नहीं कौन सी अच्छी कौन सी ख़राब है, लेकिन जिससे मैंने लास्ट टाइम कराया था उससे मेरा एक्सपीरियंस ख़राब था। मैंने उनको 2 पेपर दिए, क्योंकि मेरा क्या कहते हैं, मैं अपना पेपर पहले ही तैयार रखना चाहता था। तो मैंने पुलिस वाला उनको दिया था, पुलिस वेरिफिकेशन वाला, तो वो एक्सपायर हो गया था, वो 6 महीने से ऊपर हो गया था, 7 महीने हो गए थे। फिर मैंने उनको दूसरा दिया कि भाई ठीक है, आप दूसरा करो मेरे का, क्योंकि अपने इंडिया में क्या है कि अपना पेपर तो 1 ईयर तक वैलिड रहता है पुलिस वेरिफिकेशन का, पर यहाँ पर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद वो वैलिड नहीं है। तो वो 7 महीने हो गए थे। तो फिर मैंने दूसरा अप्लाई किया और फिर उनको भेजा। उन्होंने क्या किया, मेरा वो 7 मंथ वाला ही मेरे को भेज दिया, और मैंने भी जल्दी जल्दी में देखा नहीं, मैं डॉक्यूमेंट में लगा के यहाँ आ गया। यहाँ आ गया तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं कह रही यार, फिर यहाँ इन्होंने देखा, इन्होंने कहा था ये तो कैंसिल हो गया है, तो मेरे पैसे गए, ऊपर से मैं फंस गया। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया। वो दिक्कत आई थी मेरे साथ। खैर, मैं अप्लाई कर चुका था इंडिया में, पेपर आ चुका था मेरा, लेकिन उन्होंने गलत किया था। तो फिर मैंने उनको वही बोला, फिर मैंने कहा वो आप करो किसी तरह। तो फिर उन्होंने करा, पैसे मुझे को देने पड़े, क्योंकि भाई वो फ्री तो करेंगे नहीं, गलती उनकी थी, मैंने माना। उसके लिए उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दिया था, लेकिन कोई पॉइंट नहीं उस डिस्काउंट का यार। क्या करोगे डिस्काउंट लेकर, अगर बाई चांस यहाँ तुम्हारा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद उन्होंने भेजा। और मैं आपको सजेशन करूँगा कि अगर आप क्या कहते हैं यहाँ आ रहे हो किसी कंट्री में, तो बेटर अपने पेपर लेके चुप्पे ऐसे ही चले आओ, जैसे हैं वो, उसको ट्रांसलेट मत कराओ। यहाँ आके किसी पर्सन से ट्रांसलेट करवाओ जो यहाँ के एम्बेसी में, क्योंकि ये वेरीफाई होते हैं यार। इनका क्या है, इनका ऑफिस है, ये वेरीफाइड हैं, सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर वैलिड होती है। वहाँ वो पूछ लेते हैं कि ये कौन है, तो आप ही को नहीं पता तो भाई कौन है ये? वो तो कोई भी मोहर लगा के आपको दे देंगे। आप भाई पहली बार जा रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है नहीं, तो अब भाई आप आप सोचोगे कि हाँ ये तो हैं, कोई ना कोई तो हैं कंसल्टेंट और फलाना धमाका। मेरे साथ यही हुआ था।
तो मैं यहाँ से तो करा के चला आया था वहाँ से सेम, लेकिन फिर वो उनका कोई वैलिड ही नहीं हुआ क्योंकि मेरा पेपर ही एक्सपायर हो गया था यहाँ के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने फिर दोबारा मंगवाया, फिर दोबारा मंगवाने में टाइम लगा मेरे को। पोस्ट आई मेरी शायद 15 दिन बाद आई थी। मैंने अर्जेंट वाली भिजवाई थी तब भी, और वो पोस्ट आई तो मुझे यहाँ पर उन्होंने बॉक्स बहुत ही तगड़ा बना के दे दिया था। मैंने कहा था डॉक्यूमेंट सेफ से आए, तो फिर क्या कहते हैं, उन्होंने बॉक्स बहुत ही तगड़ा बना के दे दिया था उस तगड़े। तो उन्होंने पेपर बहुत तगड़ा बना के दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कस्टम में पैसे पे करने पड़े। जितने पड़े था, मेरे डॉक्यूमेंट नहीं था, उससे ज़्यादा मुझे पैसे पे करने पड़े। तो 22% कुछ टैक्स है उस पर, बहुत ही खतरनाक है सीन। तो फिर मैंने पैसे वैसे पे किए और फिर मैंने अपना डॉक्यूमेंट लिया, सबमिट किया। मेरे में थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन कोई बांधा नहीं था उसका मेरे को। आप यहाँ आके अप्लाई करते हो, फिर आपको कार्ड मिल जाता है। 1 वीक के अंदर मिल जाता है वो आपको टेम्परेरी रेजिडेंशिप कार्ड। फिर क्या, फिर आप आराम से रहो। फिर यहाँ पर और भी नहीं है, जैसे कि आपको इंश्योरेंस कराना कंपलसरी हो जाता है। एक होता है नॉर्मल इंश्योरेंस जो सस्ता होता है, फिर उसके बाद एक होता है कि आपको थोड़ा ट्रीटमेंट गुड वाला होता है ना, वो थोड़ा बेटर, वो आपको कराना ही पड़ेगा। क्योंकि आप कोई नहीं चाहता यार कि चोट वोट लग जाए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में खड़ा वो कह रहे हैं आपके पास तो यार इंश्योरेंस ही नहीं है। वो इंश्योरेंस हो गया आपका, इंश्योरेंस कराना पड़ता है। इंश्योरेंस के बाद फिर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यहाँ बैंक अकाउंट का बड़ा अलग ही सिस्टम है। अपने के यहाँ बैंक में पैसे रखते हो तो वो आपको एज अ इंटरेस्ट पैसे देते हैं बैंक वाले। यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर आप उनको पैसे देते हो बैंक में पैसे रखने के, मतलब पर मंथ वो फीस काटते हैं कुछ 7-8 यूरो ऐसे करके कुछ काटते हो, करीबन 800-900 रुपये हुआ वो काटते हैं। तो वो हो गया बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद लाइसेंस और ये सब अप्लाई करते हो, तो फिर वो धीरे धीरे आप रहोगे तो खुद ही समझ जाओगे। तो फिर यही है। और इस विषय में क्या ही बताऊँ। अगर कोई भी बंदा आना चाह रहा है तो भाई सबसे पहले बहुत ज़्यादा पैकिंग मत करो, बेकार है वो। क्योंकि यहाँ आके आप दूसरे कपड़े लोगे ही लोगे, फ़ायदा क्या है इतनी पैकिंग करने का। डॉक्यूमेंट में ध्यान रहे, अपने डॉक्यूमेंट मजबूत करके आएँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट में टाइम भी लगता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में ज़रा सा भी लोचा है, 19-20 हो रहा है डेट और नेम में, क्योंकि भाई आप बार बार दौड़ के यहाँ से जाओगे नहीं ना इंडिया, तो बेटर अपने डॉक्यूमेंट पे पूरा फोकस करके आएँ, उसको सही से करवा के आएँ और पोस्टाइल करवाएँ सारे डॉक्यूमेंट पे अपने। मैटर नहीं करता कब ज़रूरत पड़े, कोई भी डॉक्यूमेंट की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अपने बैंक में पता कंफर्म करके आए कि आपका क्या बोलते हैं उसको, कार्ड, ATM कार्ड इज़ वर्किंग इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल वर्क करता है कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ ये भी एक कांड हो चुका है। मैं अपने बैंक गया था, मेरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, बाय द वे बैंक ऑफ इंडिया में गया। मैंने कहा ये कार्ड इंटरनेशनल हो गया, हाँ हाँ हाँ। मैंने नया कार्ड अप्लाई करा, उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल हुआ ना। मैं ठीक है भाई, यहाँ आया मेरे अकाउंट में पैसे नहीं निकल रहे मेरे बैंक से। वो तो अच्छा है मेरे पास एक दूसरा कार्ड है वो चलने लगा, लेकिन मेरे ज़्यादातर पैसे उसी वाले में थे, बैंक ऑफ इंडिया वाले में। और फिर मैंने बैंक ऑफ इंडिया में मेरे भाई को भेजा कि जाओ यार पता करो क्या सीन है। तो वो बोल रहे कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए। तो उसने अपने एप्लीकेशन लिख के दी, उसने दी। तो फिर वो कहते हैं भाई जिसका अकाउंट है वो लिख के दे। मतलब भाई इस मामले में तो इंडिया क्या बताएं। फिर बैंक का लोचा है, तो अपने अपने बैंक आप कंफर्म करके आओ। और मेरे हिसाब से HDFC या ICICI बैंक से किसी से कंफर्म करो, क्योंकि ये बैंक ऑफ इंडिया और SBI तो ये सुनते ही नहीं है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क क्या नहीं पड़ता, पता नहीं किस मिट्टी में। मैं 3 बार मैं बैंक गया था सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये कार्ड काम करता है कि नहीं करता, काम करता है कि नहीं करता। वो कहीं हाँ करता है। हमने कहा मुझे बाहर जाके पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इन्होंने कहा हाँ वो करता है, और यहाँ आए तो नहीं करता। फिर मैंने बहुत मेल करा तो उन्होंने कहा ये वाला कार्ड नहीं दूसरा करता। हमने क्या बेवकूफ़ी है यार, मैं जाके कार्ड कैसे चेंज कराऊंगा यहाँ से। खैर फिर मैंने सारा धीरे धीरे सारा पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया। वो तो खैर यहाँ गूगल पे नहीं चलता। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे जर्मनी का नहीं पता, स्लोवेनिया की बात कर रहा हूँ। अपना सिम कार्ड में अगर जिसके पास BSNL का है, जैसे मैं BSNL यूज़ कर रहा था, तो नेटवर्क आपका चला जाएगा।
जैसे आप दिल्ली से उड़ोगे, वहाँ से आपका नेटवर्क चला जाएगा, फिर आएगा ही नहीं कभी, जब तक आप वापस दिल्ली नहीं जाओगे। तो जो लोग नए आ रहे हैं, BSNL का सिम है भाई, सिम चेंज करा लो, पोर्ट करा लो उसको पहले ही, एयरटेल में, जियो इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से। तो मेरे पास है दूसरा सिम, तो वो अभी भी काम करता है वैसे ही, जियो में चेंज करा लो आप। ये चीज़ हो गई। और कुछ तो ये सब एक्सपीरियंस मैंने झेला है यहाँ का। थोड़ा बहुत झेलना पड़ जाता है आपको डॉक्यूमेंटेशन में और सर्विसों में। यहाँ की सर्विस मैं नहीं कहूँगा ख़राब है, क्योंकि वो बोल देते हैं 15 दिन बाद, तो फिर 15 दिन बाद आ जाती है चीज़ें, लेकिन वहाँ की सर्विसें ख़राब हैं, जो सच बात है। क्योंकि जो बैंक वो बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं, ये सब हैं बेवकूफ़ टाइप के थोड़े, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कौन, हाँ खैर छोड़िए, क्या बोलें इस बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं, आप जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब कैसे पाएँ यहाँ, यूरोप कंट्रियों में जॉब कैसे पाएँ, इम्पॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे बने रहें आप। हाँ, एक यूरोस करके वेबसाइट है इनकी, यूरो करके कुछ समथिंग ऐसी है, वो है वेबसाइट। मॉन्स्टर है। ये 2-3 वेबसाइटें हैं जहाँ से आप जॉब पा सकते हो, ठीक है। तो उस पर लगे रहें आप, उससे जॉब पा सकते हैं, ईजी है। यही वेबसाइटें हैं जिनके थ्रू आप जॉब पा सकते हो। जॉब वाला एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आप आके फिर आपको टेंशन नहीं रहती। अब आके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता घूम के, फिर एक दूसरा सबसे बड़ा कांड है यहाँ, मकान ढूंढना। ये बहुत ही बड़ा टास्क है यहाँ। मैंने आने से पहले यहाँ मकान ले लिया था, बुक कर लिया था। तो वो कुछ ऑफिस के लोगों से हेल्प लेकर, तो वो वहाँ पर था, मेरा मुझसे दूर पड़ता था मुझे ऑफिस आना बहुत, लेकिन वहाँ मेरा डॉक्यूमेंट फंस रहा था बहुत ही तगड़े से। क्योंकि मकान में यहाँ बहुत शर्तें हैं कि अगर इतना बड़ा एरिया हो, तो कुछ एरिया का है शायद 9 फीट का एरिया में 1 ही पर्सन रह सकता है, 2 नहीं रह सकते, और फिर ऐसे ही कुछ है। तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वो मुझे दूर पड़ा था। फिर मैंने शिफ्ट करने के लिए चक्कर में, तो मुझे 3 महीने लग गए ये मकान ढूंढने में, 3-4 महीने। मैंने मकान कई देखे, लेकिन लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि उन्हीं की कंट्री का कोई रहे, बाहर की कंट्री का है, पता नहीं कैसा है, पैसे मिलें टाइम पे ना मिलें, ये वो ये सब रहता है। लोग सोचते ही हैं यार, ये हर जगह सोचते हैं। तो वही यहाँ पर भी था। मकान एक बड़ा टास्क है यहाँ। कोई यहाँ आ रहा है, मुझसे कोई सेवा हो सकेगी तो बहुत ज़रूर बताएं, मैं करूँगा हेल्प। और जॉब आप ढूंढो ऑनलाइन, द बेस्ट है आप बाहर निकलने के लिए, किसी भी कंट्री जाने के लिए। तो फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। हाँ भाई, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। और इफ़ समबडी रियली ट्राइंग ऑन दिस टू वांट टू जॉब इन अदर कंट्री, अब अगर आप रियली यहाँ कहीं अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो भाई कमेंट कर सकते हो। जहाँ तक मुझसे होगा मैं हेल्प करूँगा, और नहीं होगी तो भाई जाहिर सी बात है, कोई आउट दी बॉर्डर जाके नहीं करता। मेरी भी जहाँ तक हो सकेगी मैं हेल्प करूँगा। चलिए फिर, बाय।